आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th आईसीएससी का चैप्टर नंबर 4 जो कि है कंस्ट्रक्टर, और इसको हम लोग कवर करेंगे वन शॉट में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा जो क्वेश्चन जो पिछले चैप्टर के लास्ट में आपसे पूछा गया था, तो जैसा कि हर बार होता है, ये रहा उसका आंसर। ठीक है, तो चलिए अब इस टॉपिक पे आते हैं जो कि काम का है हमारे अभी। ये है कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का फंक्शन कह लीजिए या मेथड कह लीजिए। ठीक है, फंक्शन या मेथड कह लीजिए इसे। ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन या मेथड होता है जो कि ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने में काम आता है। इन शॉर्ट, इनपुट लेने में काम आता है। ठीक है, बस सिंपल समझिए कि किसी चीज, जब कोई ऑब्जेक्ट का इनपुट लेना होता है हमको, जब आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कभी, ठीक, और जब उसको इनिशियलाइज कराना होता है या इनपुट लेना होता है उसको, तो आप कंस्ट्रक्टर को कॉल करके इनपुट लेते हैं। मतलब अब जब कॉल करना भी नहीं पड़ता है कंस्ट्रक्टर को, कंस्ट्रक्टर खुद ही कॉल हो जाता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट का इनपुट लेते हैं तो। ठीक है, जब आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो अपने आप कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ये डिफॉल्ट होता है जावा में। इसको आपको इसको एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करना पड़ता। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास इज क्रिएटेड। तो जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो तुरंत ही कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है। ठीक, जावा में जैसे डिफॉल्ट, जावा में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। आपको कंस्ट्रक्टर हर बार बनाने की जरूरत नहीं होती है, बनाते हैं आप स्पेशल केसेस में। जावा में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, मतलब कंस्ट्रक्टर आप बनाते तब आपको काम होता है। ऐसे जब नॉर्मली आप ये प्रोग्राम, जैसे मान लीजिए आपने लिखा इंट ए और एक वैल्यू ली इंट बी, ठीक, और अब दोनों का सम रिटर्न कर रहे हैं आप, या फिर वो कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, तो इसमें आपको क्या ही जरूरत है कंस्ट्रक्टर बनाने की। ठीक है, तो ऐसे सब केसेस में कंस्ट्रक्टर की आपको कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप किसी उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो अगर आपने उस क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं भी बना रखा है तब भी वो ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है, जो जावा का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, देख यही है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ कंस्ट्रक्टर इज टू असाइन वैल्यूज टू द डेटा मेंबर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स को वैल्यू असाइन करता है, बस सिंपल। ये हरा रहा सा क्या कर दिया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये कि जावा में कंस्ट्रक्टर जो होता है वो उसके फंक्शन का नाम सेम होता है क्लास नेम से। फॉर एग्जांपल तुमने एक क्लास बनाई XYZ नाम की, तो इसका जो कंस्ट्रक्टर होगा वो भी XYZ नाम का ही होगा। ठीक है, मतलब सेम नेम एज क्लास नेम, बस सिंपल। और दूसरा, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। ठीक, कंस्ट्रक्टर डू नॉट हैव अ रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड। तो जैसे फंक्शन, जब आप फंक्शन बनाते हैं, जैसे हमने आपको फंक्शन में बताया था कि फंक्शन में जब वॉइड लगा होता है तो इसका मतलब होता है उसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं है। ठीक, जब फंक्शन क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल वॉइड एक्स आपने क्रिएट किया अगर जैसे, तो वॉइड लगा, इसका मतलब इस एक्स का कोई रिटर्न टाइप नहीं है। और यहाँ पे इंट वगैरह लिखा होता है, इंट या डबल, तो इंट या डबल उस फंक्शन के रिटर्न टाइप होते हैं। तो कंस्ट्रक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर में आप कोई भी रिटर्न टाइप यूज नहीं करते हैं, वॉइड भी नहीं इस्तेमाल करते हैं, भले वॉइड का मतलब जो भी हो। ठीक है, तीसरा ये ऑटोमेटिक इन्वोकेशन, वही कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो। ठीक है, अ कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, सिंपल। इनिशियलाइजेशन, इट इनिशियलाइजेस द ऑब्जेक्ट स्टेट, मतलब वही इनपुट लेने का काम होता है। ऑब्जेक्ट जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट के जो वो होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं जो भी, उनमें वैल्यू इनिशियलाइज या फिर उनमें वैल्यू स्टोर कराने का काम आता है कंस्ट्रक्टर। तो और कंस्ट्रक्टर आप एक बार बना देते हैं, तो जब जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब तब वो वैल्यू इनपुट करता है उस ऑब्जेक्ट में। आप मतलब उस वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट में। ठीक है, इसमें भी होता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना दीजिए, जैसे कि जैसे फंक्शन में होता था कि किसी फंक्शन में है कोई पैरामीटर है, किसी फंक्शन में पैरामीटर नहीं है, P1 P2 पैरामीटर हो गया मान लीजिए। ठीक है, कोई फंक्शन बनाया जिसमें पैरामीटर नहीं है, किसी कोई फंक्शन बनाया जिसमें पैरामीटर है, इन दोनों फंक्शन का नाम आपने सेम रख दिया, तो जब आप पैरामीटर दे के कॉल करेंगे तो पैरामीटर वाला फंक्शन कॉल होगा, और पैरामीटर बिना दिए कॉल करेंगे तो बिना पैरामीटर वाला फंक्शन कॉल होगा। तो वैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम जब आप लिखते हैं कि
क्लास नेम लिखा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए XYZ क्लास का नाम है, XYZ वो भी ऑब्जेक्ट है हमारा, और आप जैसे ही न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं तो कंस्ट्रक्टर आपका इन्वोक हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपने जैसे XYZ फिर से दिया कंस्ट्रक्टर का नाम, और यहाँ पे अगर आप पैरामीटर नहीं पास करते हैं तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है। फिर जो भी आपने कंस्ट्रक्टर ऐसा इन्वोक होगा जिसमें आपने पैरामीटर नहीं दे रखे हैं, जब आप इसमें पैरामीटर पास कर देंगे तो वो वाला कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा जिसमें पैरामीटर आपने दे रखे हैं। बस कैन नॉट बी इनहेरिटेड, कंस्ट्रक्टर्स कैन नॉट बी इनहेरिटेड थ्रू डिराइव्ड क्लासेस, कैन कॉल बेस क्लास कंस्ट्रक्टर्स। ओके, तो वही कंस्ट्रक्टर को आप इनहेरिट नहीं कर सकते जैसे कि बाकी क्लासेस को आप इनहेरिट कर सकते हैं, बस सिंपल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर पे। पहला होता है हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अ कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर्स। ये होता है, ये ऑटोमेटिक इन्वोक होता है, इसको आपको एक्सप्लिसिटली लिखने की भी जरूरत नहीं होती ज़्यादातर तो, ठीक है। इफ अ कंस्ट्रक्टर इज एक्सप्लिसिटली डिफाइंड, जावा प्रोवाइड्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इफ नो कंस्ट्रक्टर इज एक्सप्लिसिटली डिफाइंड, ठीक है। अगर कोई कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली डिफाइन आप नहीं करते हैं तो जावा एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है, वही ऑब्जेक्ट में डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर करने का काम आता है, ठीक है। जो भी स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू जैसे एम्प्टी स्ट्रिंग मान लीजिए हो गई, इंट की 0 हो गई, वही वैल्यू असाइन कर देता है उसमें, ठीक है। इसका एक प्रोग्राम देख लीजिए, जैसे कि ये एक हम लोग ने वो लिया इंस्टेंस वेरिएबल्स लिए, दो तो स्ट्रिंग नेम और इंट एज। एज नाम का वेरिएबल लेकर नेम नाम का वेरिएबल लिया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया, नेम में हमने अननोन स्टोर करा दिया और एज में हमने डिफॉल्ट वैल्यू उसकी 0 स्टोर करा दी, ठीक है। फिर एक वॉइड डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया जिसमें हम लोग नेम और एज को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। और अब हमने मेन फंक्शन पे कॉल किया, तो जैसे हमने आपको बताया था कि जैसे ही आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो सबसे पहले आपका कंट्रोल मेन फंक्शन में आता है, ठीक है। आप मेन फंक्शन में आया आपका कंट्रोल, ठीक है। आपका कंट्रोल अब मेन फंक्शन में आया, सबसे पहले इसने यहाँ देखा कि यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, न्यू कीवर्ड की जिसको पता लगा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, और ये स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर का नाम है, ठीक। स्टूडेंट यहाँ पे जब आप ऐसे लिखते हैं, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे जो लास्ट में लाइन लिखती है क्लास नेम के साथ ये पैरेंथेसिस, तो ये कंस्ट्रक्टर का नाम होता है, ठीक है। इसकी हेल्प से आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, तो यहाँ जो भी कंस्ट्रक्टर है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कॉल हो गया, आपने कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बना रखा था पहले से, तो वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। तो जब आप s1 डॉट डिस्प्ले देंगे, इस s1 में करंटली दोनों वैल्यूज इन्वोक हो चुकी हैं, मतलब नेम की वैल्यू इन्वोक हो चुकी है और एज की वैल्यू इन्वोक हो चुकी है, ठीक है। जब आप s1 डॉट डिस्प्ले देंगे तो जब अब आपका नेम इन्वोक हो चुका है और एज इन्वोक हो चुका है, तो एज और नेम की वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कंस्ट्रक्टर के टाइप्स पे। कंस्ट्रक्टर दो टाइप्स के होते हैं, पहला होता है डिफॉल्ट और दूसरा होता है पैरामीटराइज्ड, ठीक है। ये वही सेम प्रोग्राम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए जो भी हमने आपको ऊपर पढ़ाया था, और ये आया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। बस उसी कंस्ट्रक्टर में आप पैरामीटर्स दे दीजिए, स्ट्रिंग एन और इंट ए, तो आप जो भी वैल्यू इस पैरामीटर में पास करेंगे वही वैल्यू इस नेम में आप स्टोर करा पाएंगे। तो जैसे ही नेम इन्वोक होगा तो नेम में वो वैल्यू होगी जो आपने पास की है नीचे से, ठीक है। तो ये देखिए जैसे यहाँ पे इसने एलिस पास किया है, तो एलिस जाके सीधे यहाँ पे स्टोर होगा एन में, और एन को नेम में स्टोर कराया जा रहा है इस कंस्ट्रक्टर में, और नेम जब इन्वोक हो रहा है तो नेम और एज जब कॉल हो रहा है तो नेम और एज में करंटली एन की वैल्यू है और एन में एलिस की वैल्यू है। तो इन शॉर्ट नेम में एलिस प्रिंट होगा जब भी आप प्रिंट करेंगे, और एज में ए है और ए में 15 है, ये देखिए, ठीक। तो एज में 15 प्रिंट होगा ऐसे। अ कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट्स आर्ग्यूमेंट्स यूज्ड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स विद स्पेसिफिक वैल्यूज, वही, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज वाले ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने के काम आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग देखते हैं, वही कि मल्टीपल कंस्ट्रक्टर सेम सेम नेम से जब बनाते हैं, मतलब सेम क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर का नाम तो हर बार सेम ही होगा जो कि क्लास नेम होगा। तो अगर एक क्लास में आप मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स बनाते हैं तो वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ही हो जाती है।
क्योंकि उनका नाम तो सेम ही है, बस आप पैरामीटर्स अलग अलग देंगे। उसमें पैरामीटर एक में या तो हो सकता है ना दें, या फिर एक में एक पैरामीटर दें, एक में दो पैरामीटर दें, जो भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे इसका प्रोग्राम कैसे होता है, रन करता है। तो देखिए हमने एक स्टूडेंट क्लास बनाई, इसमें नेम और एज का इनपुट लिया। भाई एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें नेम को अननोन और एज को 0 असाइन करा दिया। ठीक, और अब हमने एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें नेम में जो भी इनपुट किया गया है वो कॉल हुआ है, और एज में जो भी इनपुट किया गया है वो स्टोर हुआ है। ठीक, डिस्प्ले में हमने नेम और एज प्रिंट कराया। तो अब देखिए, पहले हमने S1 ऑब्जेक्ट बनाया जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। ठीक, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की हेल्प से नेम में अननोन और एज में 0 स्टोर होके प्रिंट हो गया। ठीक, जब हमने S1 डॉट डिस्प्ले किया तो, और उसके बाद हमने S2 बनाया, तो और S2 में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। तो जब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल किया तो इस केस में नेम में बॉब और एज में 16 स्टोर हो गया, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, ये नेम में बॉब और एज में 16 स्टोर हुआ। और जब आपने S2 डॉट डिस्प्ले कराया तो ये दोनों प्रिंट हो गए। तो ऐसे काम करता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब देखिए कंस्ट्रक्टर और मेथड्स में डिफरेंस क्या होता है। कंस्ट्रक्टर जो है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के काम आता है। ठीक, और मेथड यूज टू डिफाइन द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा, वो डिफाइन करता है एक मेथड। फॉर एग्जांपल आपने एक एडिशन का मेथड बना दिया, तो उसमें आप a प्लस बी आ रहा है हमेशा रिटर्न में, जब भी आप उस मेथड को कॉल करेंगे a प्लस बी रिटर्न हो जाएगा। और उस a और b की वैल्यू असाइन करना कंस्ट्रक्टर का काम होता है। ठीक है, आप कंस्ट्रक्टर से a और b की वैल्यू असाइन करते हैं और मेथड से उसी वैल्यू पे ऑपरेशन करते हैं। बस ये काम, ये यही डिफरेंस होता है कंस्ट्रक्टर और मेथड का मेन। कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होना चाहिए क्लास नेम से, और मेथड में आप कोई भी नाम दे सकते हैं। कंस्ट्रक्टर में कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, और मेथड में या तो वॉइड होना चाहिए या फिर कोई एक रिटर्न टाइप जरूर होना चाहिए। ठीक, अब इन्वोक कैसे होता है। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और फंक्शन को आपको एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप एक्स फंक्शन बनाते हैं तो नीचे आपको एक्स को कॉल करना पड़ता है। ठीक है, तभी एक्स इन्वोक होता है। और कंस्ट्रक्टर और ऑब्जेक्ट दोनों को ही ओवरलोड किया जा सकता है, और इन कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं किया जा सकता है सब क्लास के द्वारा, और ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट को ओवरराइड भी कर सकते हैं, और सॉरी ऑब्जेक्ट कह रहे हैं फंक्शन को। अब आप देख लीजिए कंस्ट्रक्टर और मेथड में डिफरेंस क्या है। ये कंस्ट्रक्टर का, ये यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम लिखा हुआ है, यहाँ पे एक मेथड का प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए जैसे कि वॉइड कीवर्ड यहाँ से मिसिंग है। ठीक, यहाँ पे वॉइड नहीं लगा हुआ है, यहाँ वॉइड लगा हुआ है। यहाँ जहाँ भी आपको वॉइड या फिर कोई भी उसका रिटर्न टाइप का नाम दिख जाए तो समझ जाइए कि मेथड है। ठीक, और यहाँ पे देखिए इसका नाम सेम है क्लास नेम से, और इसका नाम अलग है क्लास नेम से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंस्ट्रक्टर का यूज़ क्या है, वही मेन ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करना और इनकैप्सुलेशन दिखाना। ये हाइड करता है इम्प्लीमेंटेशन कि ऑब्जेक्ट कैसे इनिशियलाइज हो रहा है, पीछे उसको पीछे छुपा लेता है, इनकैप्सुलेट कर लेता है उसको। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। और कंस्ट्रक्टर का मेन काम होता है कोड रीयूजेबिलिटी। आप एक बार कंस्ट्रक्टर बना दीजिए, और हर जब भी आप उसको करेंगे, जैसे हमने S1 डॉट वो कॉल ऊपर कॉल किया था S1 डॉट स्टूडेंट, तो हर बार वो सेम प्रोसेस रिपीट हो जा रहा था। जब आप S2 डॉट स्टूडेंट कॉल कर रहे थे S2 ऑब्जेक्ट बना के, तो S2 के लिए वही सेम प्रोसेस कॉल हो जा रहा था। ऐसे आपको यही कोड बार बार लिखना पड़ता। ठीक है, तो कोड रीयूजेबिलिटी में काम आता है बहुत ही। और हाँ, रीडेबिलिटी भी बढ़ाता है। मतलब आपने एक बार प्रोग्राम लिख गया, जिसको पढ़ना है वो एक बार पढ़ेगा और समझ जाएगा, और बार बार आप उसी ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हैं वो ये भी समझ जाएगा। तो मतलब पढ़ने में आसान होता है, बस सिंपली यही। और ये आज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जो भी, और इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। तो थैंक यू और बाय बाय। टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, नोट्स वहीं पे मिल जाएंगे आपको। सी यू।